गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 अध्याय 4 सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 4 कानूनों की समझ के बारे में पढ़ेंगे। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा का मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति के खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हों। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? अब प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिकों के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? ये सभी प्रश्न हमारे लेसन के अंदर मिलेंगे। हमें पढ़ना है। ये चित्र है, ये कानूनों की समझ विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानून सब पर लागू होते हैं। इस स्थिति में पढ़ें और सबके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे का जिला अदालत में 10 साल की सज़ा सुनाई है। इससे वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को बाहर निकालने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि यह उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल गई चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? यह सीधे सीधे क्या है? कानून का उल्लंघन है। जैसा कि आप एक में पढ़ चुके, इकाई 1 में राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे कई प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून के नज़र में बराबर हों। हमारे संविधान निर्माताओं ने देख लिया था कि किस तरह अंग्रेज़ भेदभावपूर्ण कानून बनाते हैं और हम भारतीयों का शोषण करते थे, अपने कानूनों को लागू करते थे। ये दोगली नीति थी, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कमियों को उजागर करते हुए संविधान निर्माताओं ने महत्वपूर्ण संविधान में प्रावधान किया कि वह स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में क्या होंगे? बराबर। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल, हमारे कानून में की यह विशेषता है कि हमारा कानून बिना वर्ण, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सत्ता होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया तय प्रक्रिया है लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू थे। विभिन्न समुदाय, कबीलों के अलग अलग कानून थे। ठीक है, तो कानूनों एक अंग्रेज़ों के समय था रॉलेट एक्ट, एक भेदभावपूर्ण कानून लागू किया। यह एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों के विरुद्ध, कानूनों के विरुद्ध के आक्रोश करता, झलूस निकालता, विरोध करता, तो अंग्रेज़ी सरकार उसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील गिरफ्तार कर देती थी। 10 मार्च 1919 को ये रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून के विरुद्ध झल से हड़ताल हुई, झलूस निकाले गए और अमृतसर में भारी पैमाने पर इसका विरोध हुआ। इस क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर और सतपाल और सैयदुद्दीन किचलू, जो पंजाब के जाने माने नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर एक फौजी टुकड़ी लेकर आया और रास्ता एक ही था उस बाग में जाने का, तो उसको कहा बिना चेतावनी दिए बाहर निकलने का रास्ता बंद किए बिना चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए, अनेक बच्चे अनाथ हो गए, अनेक महिलाएं विधवा हो गई, महिला और बच्चे भी इससे अछूते ना रहे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया। नीचे जो चित्र देखते हैं हम, ये जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर हैं और यहाँ जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और सैकड़ों अनाथ बच्चे, महिलाएं, पुरुष आदि इसमें घायल या मारे गए थे। इसी तरह कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में पहले हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर भी एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराध को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानूनों पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी, यानी अंग्रेज़ों के कानून सही थे, यानी सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कानूनों की शुरुआत की, ये हमारे लोगों का मानना है। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि औपनिवेशिक कानून मानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। 1870 का राजद्रोह एक्ट कानून मनमानेपन का ही मिसाल था। राजद्रोह एक्ट क्या था? इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था, उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन आजकल यह परिस्थिति नहीं है। आज हम जो कानून के प्रति जागरूक हैं, प्रत्येक व्यक्ति को बिना कारण, बिना वकील, बिना दलील गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर उसे कानूनी समझ है तो। भारतीय राष्ट्रीयवादी अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिसका पालन करना उसकी मजबूरी हो। वे कानूनों को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा, यानी भारत में वकालत करने वाले लोग भी आने लगे। कानूनी पेशेवरों ने भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए, अर्थात भारतीयों के मुकदमे भारतीय ही लड़े, ना कि अंग्रेज़। इस प्रकार की उन्होंने मांग रखनी शुरू कर दी। ऐसी भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानूनों का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन की विकास क्रम में यहाँ के लोगों की भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानून में संशोधन करते हैं। जैसे हमारी संसद में कानून बनाती है, विधानसभा में भी कानून बनाए जाते हैं, राज्यसभा में उन्हें पास किया जाता है, राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून बन जाता है। तो उसमें क्या है, हर साल नए कानून बनते हैं। लेकिन जो कानून हम पसंद आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अगर जो हमारे सरकार मन माना करती है, संविधान के विरुद्ध है या हमें पसंद नहीं आते हैं, हम उनके विरुद्ध क्या है, जल से जुलूस, आक्रोश, हस्ताक्षर अभियान, धरने आदि प्रदर्शन करने लग जाते हैं। तो 2005 में उत्तराधिकार संशोधन कानून आया। इस कानून ये क्या था, इस कानून के अनुसार बेटे, बेटियां तथा उसकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रण करने और
रोजगार मुहैया कराने के लिए नए कानून बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल सही। संसद में क्या है, सभी लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, वो अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की या आवाज़ को उठाते हैं कि ये कानून उसके लिए ज़रूरी। यह संसद की जिम्मेवारी है कि वह लोगों के मामले आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून। घरेलू हिंसा कानून क्या था। एक परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पति या घर की किसी औरत आम पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। और औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिला की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे में हिंसा में मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है।